नमस्कार। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना। भूमिका। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत आर्थिक दृष्टि से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र था, किंतु ब्रिटिश शासन की स्थापना और उनकी आर्थिक नीतियों के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। परिणामतः आर्थिक बदहाली के कारण भारत की जनता में भयंकर असंतोष पनपा, जो समय समय पर विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से दिखने लगा था। हालांकि अभी तक जो आंदोलन हुए उनमें राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग नगण्य ही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ इस अंतराल को पाटने की एक शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय
राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना से भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक संख्या बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी एवं सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इसके प्रमुख सदस्यों में शामिल फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रोमेश चंद्र दत्त आदि। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होना था। 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य नहीं होते हुए भी कभी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। उल्लेखनीय कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद मत सिद्धांत। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपने असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारतीय जन में पनपे असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। उनका मानना है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपा असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न करे और संतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वाल्व सेफ्टी वाल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपा असंतोष किसी भी रूप में उग्र धारण न करे और संतोष के इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल्व सेफ्टी वॉल्व से बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट
विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि वह समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से बचाया जा सके। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह थी कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता है कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही। राणा रंगनाथ के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट होने की संभावना है, जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य विनष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उसमें ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता था कि कांग्रेस अपने इस कोई यह नहीं कह सकता था कि कांग्रेस अपने उस आदर्श अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम का त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया है। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम का त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया है। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोक पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस से संबंधित विशेष टिप्पणी। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोक पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। डफरिन वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। कर्जन कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी इच्छा कर्जन कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। कर्जन कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। बाल गंगाधर तिलक यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं
तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी चरण 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय प्रतिवेदनों भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत करना था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय प्रतिवेदनों भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, की आवाज़ नहीं बन पाई। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिनमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, की आवाज़ नहीं बन पाई। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, W.C. बनर्जी आदि प्रमुख थे। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, W.C. बनर्जी आदि प्रमुख थे। भारतीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी चरण 1885 से 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1985 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक ही था। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी अथवा नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय प्रतिवेदनों भाषणों तथा लेखों आदि माध्यमों से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और साहित्यकार आदि शामिल थे। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता, जिनमें किसान, मजदूर, महिलाएं आदि शामिल थे, की आवाज़ नहीं बन पाई। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, W.C. बनर्जी आदि प्रमुख थे। उदारवादियों की कार्यप्रणाली। उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाते हुए उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते थे। इन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता था। उदारवादी अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरा करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरा करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिवेशन के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु सेफ्टी आयोग का
गठन किया गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु से, से भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु सॉरी 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 उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु हेवी सॉरी की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया गया। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार क्षेत्र पहले से थोड़ा ज्यादा विकसित हो गया। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेलवी आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा। से प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी 1886, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज जूली 1888 आदि हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा, जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी 1886, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी 1887 और प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज जूली 1888 आदि हुए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था के लंदन में भारतीय मसलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसी संस्था ने लंदन में भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को अवगत या परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को अवगत करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नायरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नायरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त आर्ट्स
आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नारोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व पर समझाने रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की मांग। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। उदारवादियों की मांग। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नारोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व पर समझाने रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इस दौर को आर्थिक राष्ट्रवादियों के नाम से भी जाना जाता है। उदारवादियों की मांगें। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग। सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग। सिंचाई योजना व कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया गया। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की मांग इत्यादि। उदारवादियों की सीमाएं। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उदारवाद का युग कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। इस काल में कांग्रेस आम जनता की संस्था नहीं बन पाई और उसका प्रभाव भी सीमित था। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। परस्पर देशभक्ति एवं द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति एवं राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे।
उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। उदारवादी नेताओं में परस्पर दो विरोधी भावनाएं विद्यमान थी। प्रथम देशभक्ति और द्वितीय राजभक्ति। उनकी देशभक्ति और राजभक्ति का मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक रह गई। उनके साधन भी प्रभावशाली न थे, अतः वे अपने उद्देश्य में विफल रहे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अगाध आस्था रखते थे एवं उनके शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने हितों को ही प्राथमिकता देते थे। प्रार्थना याचना के बाद भी इन उदारवादियों की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी राजनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। प्रार्थना याचना के बाद भी उन उदारवादियों की मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। संभवतः गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। समर्थक गोखले को छोड़कर कांग्रेस के नरम नेताओं में स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत बलिदान करने और आपत्तियां सहन करने को कोई तैयार नहीं था। इस प्रकार उदारवादी अपनी राजनीति में विफल रहे। वास्तविकता तो यह थी कि अंग्रेज दबाव और शक्ति की भाषा समझते थे, प्रार्थना की नहीं। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीति में परिवर्तन नहीं कर सके। इसका कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। उदारवादी परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीतियों में परिवर्तन नहीं कर सके, जिस कारण युवा पीढ़ी का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस का यह दौर अधिक सफल नहीं रहा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी। उग्रवादी आंदोलन 1905 से 1919। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीति का आलोचक था, उभर कर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से 6 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक पाल, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। उदारवादी चरण 1905 से 1919। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था, उभरकर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। 1905 से 1906 तक
कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा। कांग्रेस के उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष आदि प्रमुख थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। उग्रवाद को जन्म देने वाले कारक। अंग्रेज द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अन्य विनय में मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया। वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियां जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905 आदि विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव जैसे इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना 1895 से 1896, जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904 से 1905। इनके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराज्यता का मिथक टूट गया। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव जैसे इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित होना 1895 से 96, जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1904 से 5। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजिता का मिथक टूट गया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन, जिसने भारी व्यय किया। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 का आयोजन, जिसमें भारी व्यय किया गया। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर लंबे कारावास की सजा दिया जाना आदि। इन सब घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस भाव का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रता कहा गया। इन सब घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस भाव का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। इन सब घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस भाव का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलनों से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष व स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवादी या उग्रवाद कहा
अतः संघर्ष द्वारा सत्ता प्राप्ति का भाव या उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भाव का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलनों से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहा गया। विचारधारा एवं कार्य पद्धति। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेजों की कृपा से नहीं। इस क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, तो साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थन बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1885 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थन को बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1885 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1885 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादियों उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात की। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, सम्मेलन पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं करते थे, अतः ऐसा करने वाले उग्रवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, सम्मेलन पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा करने वाले उग्रवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी
समय पंजाब का DAV आंदोलन भी तेजी से फैला। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का DAV आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों के ग्राम सफाई, प्रतिबंध, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए हुए विभिन्न सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई, प्रतिबंधक, पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए हुए विभिन्न सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, गुप्त संगठन आदि स्थापित किए। उग्रवादियों की सीमाएं। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की। फलतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। उग्रवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। उग्रवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। उग्रवादियों के वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर मिला। बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था।
वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना था, मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना था, मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। सात अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बट गया। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसे राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। सोलह अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे तो दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया।
16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। ये विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना था, मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका आदि सम्मिलित थे तथा दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। बंगाल विभाजन 1905। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। 20 जुलाई 1905 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बट गया।
पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चिटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे, तथा दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा व बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांधी। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लै, पी.आर. आनंद, चार्लो, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लै, पी. आनंद, चार्लो, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै, सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद, चार्लो व टी.एम. नायर जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब व उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्लै, सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद, चार्लो व टी.एम. नायर जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त अन्य स्रोतों में टी. मित्रा के नेतृत्व में स्थापित की गई। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त अन्य स्रोतों में टी. मित्रा के नेतृत्व में स्थापित की गई। युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारी साल के अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि भी जनता के स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता तथा आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व जनता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं और जनता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलता ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय तथा अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन के समय
पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीके से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची। ऐसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इस कारण बंगाल में बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों व संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।